नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन और इस पूरे चैप्टर को हम एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ में। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ने से पहले हम थोड़ी पुष्प के बारे में बात करेंगे। तो पुष्प जिस वृंत के द्वारा पादप से जुड़ा हुआ होता है उसको उस वृंत को बोलते हैं हम पुष्प वृंत। ये पुष्प वृंत आगे जाकर फूल जाता है और पुष्प वृंत का फूला हुआ भाग पुष्पासन कहलाता है और पुष्पासन पर पुष्प के 4 भाग लगे हुए रहते हैं। तो सबसे बाहर की ओर संरचना होती है उसको हम बोलते हैं बाह्यदल पुंज और इसकी जो इकाई होती है बाह्यदल पुंज की जो इकाई होती है वो होती है बाह्यदल। इसकी इकाई होती है वो बाह्यदल होती है और ये हमेशा हरे रंग की संरचना होती है। ये हमेशा हरे रंग की संरचना होती है। इस बाह्यदल पुंज के अंदर वाली संरचना होती है उसको हम बोलते हैं दल पुंज और इसकी जो इकाई होती है वो दल होती है। इसकी जो इकाई होती है वो दल होती है और ये हमेशा रंगीन संरचना होती है। रंगीन संरचना होती है और जो नर जनन अंग होता है उसको हम बोलते हैं पुंज और जो मादा जनन अंग होता है उसको हम बोलते हैं जायंग। उसमें से दल पुंज और जो बाह्यदल होता है, दल पुंज और बाह्यदल पुंज होता है, ये दो सहायक चक्र होते हैं। सहायक चक्र होते हैं अर्थात ये जनन में भाग नहीं लेते हैं और पुमंग तथा जो जायंग होते हैं ये आवश्यक चक्र होते हैं अर्थात ये जनन में भाग लेते हैं। ये दो आवश्यक चक्र होते हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, ये लैंगिक जनन 3 अवस्थाओं में पूरा होता है। एक होती है निषेचन पूर्व, निषेचन पूर्व घटना एवं संरचना, घटना एवं संरचना। और इस निषेचन पूर्व घटना और संरचना में हम किसके बारे में पढ़ेंगे तो हम डिटेल से पुमंग के बारे में पढ़ेंगे और हम डिटेल से जायंग के बारे में पढ़ेंगे। और जो दूसरी अवस्था होगी वो निषेचन होगा। दूसरी अवस्था में निषेचन होगा और पुष्पी पादपों में दोहरा निषेचन होता है तो हम दोहरा निषेचन पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लास्ट पढ़ेंगे, लास्ट जो अवस्था है वो पढ़ेंगे हम निषेचन पक्ष। निषेचन पक्ष कुछ घटना पढ़ेंगे और कुछ संरचना पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम भ्रूण कोश को पढ़ेंगे, हम भ्रूण को पढ़ेंगे, हम बीज को पढ़ेंगे और हम फल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। और पहले हम स्टार्ट करेंगे निषेचन पूर्व घटना एवं संरचनाएं। निषेचन पूर्व घटना एवं संरचनाएं। इस निषेचन पूर्व घटना एवं संरचनाओं में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पुंकेसर के बारे में पढ़ेंगे, हम लघु बीजाणु धानी के बारे में पढ़ेंगे, लघु बीजाणु धानी के बारे में पढ़ेंगे और हम प्राग कण के बारे में पढ़ेंगे, प्राग कण के बारे में पढ़ेंगे, प्राग कण के बारे में पढ़ेंगे। ये जो यदि हम बात करें नर जनन अंग पुमंग होता है और पुमंग की जो इकाई होती है वो पुंकेसर होता है। जो पुमंग की इकाई होती है वो पुंकेसर होता है। ठीक है, और पुंकेसर की यदि मैं संरचना की बात करूं, पुंकेसर की मैं संरचना की बात करूं तो पुंकेसर में मुख्यतः 2 भाग पाए जाते हैं। मुख्यतः 2 भाग पाए जाते हैं। एक पतला लंबा वृंत होता है और इस वृंत को हम बोलते हैं पुतंतु। इस वृंत को हम बोलते हैं पुतंतु। पुतंतु क्या करता है तो परागकोश को पुष्पासन से जोड़ता है। इस पुतंतु का जो मुक्त सिरा है उस पर फूली हुई संरचना पाई जाती है और इसको हम बोलते हैं परागकोश। इसको बोलते हैं परागकोश। और जो एक परिपक्व पादप होता है, एक जो प्रारूपी पादप होता है उसमें परागकोश हमेशा द्विपालित होता है। परागकोश हमेशा द्विपालित होता है। आप देख सकते हो एक पाली यह है और एक पाली यह है। ये परागकोश कैसा है? द्विपालित। और एक पाली में 2 कोष्ठ या लघु बीजाणुधानी होती है। 2 कोष्ठ या लघु बीजाणुधानी होती है। 2 कोष्ठ या लघु बीजाणुधानी होती है। तो इस प्रकार एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानियां हो जाएगी तो 4 लघु बीजाणुधानियां हो जाएगी। 4 लघु बीजाणुधानियां हो जाएगी। 4 लघु बीजाणुधानियां हो जाएगी। और इस अवस्था को हम बोलेंगे टेट्रा स्पोरेंजिएट अवस्था। टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे टेट्रा स्पोरेंजिएट अवस्था। पर शुरू से देखें तो परागकोश द्विपालित होता है। एक पाली ये और एक पाली ये। एक पाली में 2 कोष्ठ या 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। एक पाली में 2 कोष्ठ या 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। इस प्रकार एक परागकोश में
4 लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती है और इस अवस्था को हम बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजियल अवस्था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लघु बीजाणु धानी की संरचना। लघु बीजाणु धानी की संरचना, लघु बीजाणु धानी की संरचना, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी। तो यदि मैं संरचना बनाऊं आपके सामने, तो इस प्रकार से लघु बीजाणु धानी की संरचना होती है। ठीक है, अब इस लघु बीजाणु धानी की संरचना में टोटल 4 लेयर होती है। हम इसको लघु बीजाणु की धानी की संरचना, हम इसको परागकोश की संरचना भी कह सकते हैं, हम इसको परागकोश की संरचना भी बोल सकते हैं। और इसमें जो सबसे बाहर की ओर परत होती है, जो सबसे बाहर की ओर परत होती है वो होती है एपिडर्मिस। जो सबसे बाहर की ओर परत होती है वो एपिडर्मिस होती है, या हिंदी में हम उसको बाह्य त्वचा कहते हैं। इस एपिडर्मिस के अंदर वाली जो परत होती है वो होती है एंडोथीशियम, वो परत होती है एंडोथीशियम, या हिंदी में हम इसको अंतस्थिशियम भी कहते हैं। एंडोथीशियम के अंदर वाली जो परत होती है, एंडोथीशियम के जो अंदर वाली परत होती है हम उसको बोलते हैं मिडल लेयर्स, मिडल लेयर्स, या हिंदी में हम इसको कहते हैं मध्य परतें कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य परतें। और इन मध्य परतों के अंदर लघु बीजाणु धानी पाई जाती है और एक और परत पाई जाती है लघु बीजाणु धानी पर, और वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ सबसे जो अंदर की ओर परत होती है उसको हम बोलते हैं टेपिटम, इसको हम बोलते हैं टेपिटम। और इस टेपिटम के अंदर होती है लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी। अब मैं आपको सबके फंक्शन बता देता हूँ। ये जो एपिडर्मिस होती है वो सबसे बाहर की ओर होती है और सुरक्षा का काम करती है। एपिडर्मिस के अंदर वाली जो लेयर होती है वो एंडोथीशियम होती है, और एंडोथीशियम वही लेयर है जहाँ से परागकोश का स्फुटन होता है। एंडोथीशियम के अंदर वाली जो लेयर होती है वो मिडिल लेयर्स होती है, और मिडिल लेयर्स मृदुतकीय पेरेन्काइमा सेल की बनी होती है, जो कि क्या करती है तो भोजन का संग्रहण करती है, और ये भोजन का संग्रहण करके टेपिटम को दे देती है, टेपिटम को दे देती है। और टेपिटम सबसे इम्पोर्टेंट है। इस लघु बीजाणु धानी के अंदर जो लघु बीजाणु का निर्माण होता है, अर्थात परागकणों का निर्माण होता है, और विकसित होते हुए लघु बीजाणुओं को ये पोषण देती है, पोषण का काम करती है। ये जो टेपिटम है वो पोषण का कार्य करती है। किसके लिए पोषण का कार्य करती है? तो लघु बीजाणु धानी के अंदर विकसित हो रहे परागकणों या लघु बीजाणुओं के लिए ये पोषण का कार्य करती है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट परत होती है। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर एंडोथीशियम होती है जहाँ से परागकोश का स्फुटन होता है, उसके अंदर मिडिल लेयर्स होती है जो कि भोजन का संग्रहण करती है, और ये भोजन को संग्रहित करके टेपिटम को दे देती है, और टेपिटम आगे भोजन को लघु बीजाणुओं को देती है, और इसलिए इसको पोषक परत भी कहा जाता है, अर्थात पोषण का कार्य करती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। अब लघु बीजाणु जनन का क्या मतलब होता है? तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका से, लघु बीजाणु मातृ कोशिका से, मातृ कोशिका से, लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणुओं का बनना, लघु बीजाणुओं का निर्माण, लघु बीजाणुओं का निर्माण की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। अब कैसे होता है? तो जो लघु बीजाणु जनन मातृ कोशिका होती है, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन मातृ कोशिका होती है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्थात मियोसिस होता है। और जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 लघु बीजाणु बनते हैं, 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, और पहले पहले ये लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार से 4 का निर्माण होता है और चारों के 4 आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसको हम बोलते हैं टेट्राइड। इस अवस्था को बोला जाता है टेट्राइड या चतुष्क बोलते हैं, टेट्राइड या चतुष्क बोलते हैं। अब कुछ समय पश्चात ये चारों के चारों अलग अलग हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं, और इनको बोला जाता है लघु बीजाणु बोला जाता है, लघु बीजाणु। ये आगे विकसित हो जाते हैं, ये आगे विकसित हो जाते हैं,
किस में विकसित हो जाते हैं? तो पराग कणों में विकसित हो जाते हैं, पराग कणों में विकसित हो जाते। इसी प्रकार लाखों करोड़ों पराग कण एक लघु बीजाणु धानी में बन सकते। प्रोसेस आप ध्यान से पढ़ोगे। लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। इसे लघु बीजाणु मातृ कोशिका में मियोसिस होता है और 4 लघु बीजाणु बनते हैं। अब पहले चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसको हम टेट्राड या चतुष्क कहते हैं। कुछ समय पश्चात ये चारों अलग अलग हो जाते हैं, जिसको हम लघु बीजाणु बोलते हैं, और ये लघु बीजाणु विकसित होकर ही पराग कणों का निर्माण करते हैं, पराग कणों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक लघु बीजाणु धानी में लाखों करोड़ों पराग कणों का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पराग कण के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परागकण के बारे में। परागकण, परागकण, ये परागकण गोलाकार होते हैं, परागकण आकृति में गोलाकार होते हैं। यदि मैं इनके व्यास की बात करूं तो इनका जो व्यास होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। अब मैं इनकी संरचना की बात करूं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, संरचना की बात करूं तो कुछ इस प्रकार की संरचना में दिखाई देती है। सब जो बाहर की ओर परत होती है उसको बोला जाता है बायचोल, बोला जाता है, उसको बोला जाता है बायचोल। और ये बायचोल स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। और स्पोरोपोलेनिन आज तक ज्ञात पदार्थों में से सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। आज तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं खोज पाया है जो कि स्पोरोपोलेनिन को अपघटित कर सके, स्पोरोपोलेनिन को अपघटित कर सके, ऐसा कोई भी एंजाइम आज तक नहीं खोजा गया है। यही कारण है कि जो परागकण है वो जीवाश्मों के रूप में सुरक्षित रहते हैं। अब ये जो बायचोल होता है उसमें जगह जगह पर छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों को बोला जाता है जनन छिद्र, इन छिद्रों को बोला जाता है जनन छिद्र। और जो अंदर वाली संरचना होती है वो होती है अंत्यछोल, अंत्यछोल। और ये जो अंत्यछोल है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है, अंत्यछोल है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। अब अंत्यछोल क्या करेगी तो आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि अंत्यछोल परागनलिका बनाती है, और परागनलिका स्पोरोपोलेनिन को तो अपघटित नहीं किया जा सकता, इसीलिए जो परागनलिका है वो आगे जनन छिद्र के माध्यम से बाहर निकलती है। उसके अलावा मैं कुछ और परागकण की सामान्य जानकारी की बात करूं तो एक पार्थेनियम का पदार्थ, पार्थेनियम का जो पौधा होता है उसके जो परागकण होते हैं वो एलर्जी कारक होते हैं, एलर्जी कारक होते हैं, एलर्जी कारक होते हैं। तो पार्थेनियम पौधे के परागकण होते हैं वो एलर्जी कारक होते हैं। उसके अलावा मैं इसकी यदि जीवन क्षमता की बात करूं, परागकणों की जीवन क्षमता की बात करूं तो परागकण की जीवन क्षमता कुछ मिनट हो सकती है, कुछ दिन हो सकती है, कुछ महीनों तक भी हो सकती है। उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट आप याद रखोगे कि परागकणों को द्रवित नाइट्रोजन पर, परागकणों को द्रवित नाइट्रोजन पर, परागकणों को द्रवित नाइट्रोजन पर -196 डिग्री सेल्सियस पर, -196 डिग्री नाइट्रोजन को द्रवित करके -196 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। उसके अलावा बहुत सारे पराग उत्पाद भी बनाए जाते हैं जिसका उपयोग धावक है, जो रेस में दौड़ने वाले घोड़े होते हैं उनके लिए भी उपयोग किया जाता है। अब मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करूंगा कि जो एक परिपक्व परागकोश होता है, एक परिपक्व परागकोश होता है वो आगे एक जो परिपक्व परागकण होता है, परागकण होता है आगे 2 कोशिकाओं में बढ़ता है या 2 कोशिकाओं में विभाजित होता है, 2 कोशिकाओं में विभाजित होता है। एक तो छोटी कोशिका होती है जिसको हम बोलते हैं जनन कोशिका, एक तो छोटी कोशिका होती है जिसको हम बोलते हैं जनन कोशिका, और एक बड़ी कोशिका होती है, एक बड़ी कोशिका होती है जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स, कायिक कोशिका बोला जाता है। तो ये आकार में छोटी होती है जिसको हम जनन कोशिका बोलते हैं, और ये आकार में बड़ी होती है जिसको हम वेजिटेटिव सेल्स या कायिक कोशिका बोलते हैं। ये जनन कोशिका पहले देखो 60% में तो इसमें आगे समसूत्री विभाजन होता है और 2 नरयुग्मक बन जाते हैं। कुछ पादपों में आगे परागनली में जाकर इसमें
समसूत्री विभाजन होगा और 2 नर युग्मक बनते हैं, अर्थात जो नर युग्मक बनते हैं वो जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है उसके परिणाम स्वरूप बनते हैं। और ये जो वेजिटेटिव सेल या कायिक कोशिका होती है यह क्या करती है, तो इन नर युग्मकों के लिए पोषण का कार्य करती है। तो परागकण की पूरी जानकारी आपके सामने, इसके आकृति गोलाकार होती है, इसका व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। संरचना की बात करें तो जो बाहर की संरचना होती है इसको हम बायोचोल कहते हैं, जो कि स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ है। स्पोरोपोलेनिन आज तक ज्ञात पदार्थों में से सबसे कठोर पदार्थ है। इस कोई एंजाइम आज तक नहीं खोजा जा गया है जो कि स्पोरोपोलेनिन को अपघटित कर सके। इसलिए जो परागकण है वो बहुत ही ज़्यादा समय के लिए जीवाश्म के रूप में भी उपलब्ध होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। जगह जगह पर छिद्र पाए जाते हैं, जिस छिद्रों को बोला जाता है जनन छिद्र। अंदर वाले जो संरचना होती है उसको बोला जाता है अंतछोल, और अंतछोल सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। पार्थेनियम जो कि एक पादप होता है उसके परागकण एलर्जी कारक होते हैं। जीवन क्षमता की बात करूं तो इसकी कुछ दिन तक हो सकती है, कुछ महीनों तक भी हो सकती है। जैसे सोलनासी वगैरह कुल होते हैं उसमें कुछ महीनों तक होती है। अब इसको द्रवित नाइट्रोजन पर -196 डिग्री सेल्सियस पर परागकणों को, जो शुक्राणु होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। उसके अलावा कुछ पराग उत्पाद भी बनाए जाते हैं जिसका उपयोग धावक करते हैं, रेस में खिलाड़ी करते हैं, रेस में दौड़ने वाले घोड़े भी करते हैं। और एक परिपक्व परागकण होता है वो आगे 2 कोशिकाओं में विभाजित होता है। एक छोटी कोशिका होती है जिसको जनन कोशिका बोलते हैं। इस जनन कोशिका में आगे समसूत्री विभाजन होगा और 2 नर युग्मक बनेंगे। और दूसरी जो कोशिका होती है वो वेजिटेटिव या कायिक कोशिका होती है, और एक कायिक कोशिका जनन कोशिकाओं के लिए पोषण का कार्य करेगी। तो ये पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और परागकण। आगे हम पढ़ेंगे स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी और भ्रूण कोश के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में। नेक्स्ट हमारे हेडिंग है स्त्री केसर, फिर हम पढ़ेंगे बीजांड, या इसको हम गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे भ्रूण कोश के बारे में, भ्रूण कोश के बारे में, जिसको हम मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। स्त्री केसर, स्त्री केसर में स्त्री केसर की बात करूं तो स्त्री केसर 3 भागों में बटा हुआ होता है। जो सबसे ऊपर का भाग होता है जो कि परागकणों को पर्याप्त करता है उस भाग को बोला जाता है वर्तिका गरे, वर्तिका गरे। भाई जो मादा जनन अंग होता है वो जायांग होता है, और जायांग की यूनिट, जायांग की इकाई होती है वो स्त्री केसर होती है। और स्त्री केसर 3 भागों में, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला भाग जो कि परागकणों को पर्याप्त करता है उस भाग को बोला जाता है वर्तिका गरे, और नीचे का आधारी भाग जो कि फूला हुआ होता है उसको बोला जाता है अंडाशय, उसको बोला जाता है अंडाशय बोला जाता है, उसको बोला जाता है अंडाशय। और वर्तिका गरे और अंडाशय को जोड़ने वाला जो भाग होता है उसको बोला जाता है वर्तिका बोला जाता है, उसको वर्तिका बोला जाता है। इस पर एक अतिवर्धी होती है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। और इस प्लेसेंटा पर ही, इस प्लेसेंटा पर ही जो कि हमारा बीजांड लगता है, क्या लगता है, बीजांड लगता है। अब इनमें बीजांडों की संख्या 1 हो सकती है जिसको हम, सॉरी, इस जो अंडाशय है इसमें बीजाणुओं की संख्या 1 हो सकती है जिसको हम एक अंडपी बोलते हैं, और इसमें बीजाणुओं की संख्या बहुत अधिक हो सकती है जिसको हम बहुअंडपी बोलते हैं। अभी हम स्त्री केसर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्त्री केसर 3 भागों में बटा हुआ होता है। जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है जो परागकणों को पर्याप्त करता है उसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। निचला आधारी भाग अंडाशय होता है, और वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाला जो भाग होता है वो वर्तिका होती है। ठीक है, इस पर एक अतिवृद्धि होती है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, और प्लेसेंटा पर ही जो कि हमारा बीजांड या गुरु बीजाणुधानी लगते हैं। आगे हम बात करेंगे बीजांड की संरचना देखेंगे, बीजांड की संरचना देखेंगे। तो हम पढ़ेंगे बीजांड के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बीजांड या गुरु बीजाणुधानी के बारे में, बीजांड या गुरु बीजाणुधानी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यदि मैं बीजांड की याद भी संरचना बनाऊं तो बीजांड की संरचना होती है। अब बीजांड जिस भाग के द्वारा, बीजांड जिस भाग के द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, अंडाशय से जुड़ा होता है, उस भाग को बोला जाता है बीजांड वृंत बोला जाता है, उस भाग को बीजांड वृंत बोला जाता है। और बीजांड वृंत बीजांड के जिस भाग से जुड़ता है उस भाग को हम बोलते हैं
हाइलम बोलते हैं, उस भाग को बोलते हैं हाइलम। डोंट बी कंफ्यूज्ड। बीजांडवृंत क्या है? तो पूरा का पूरा बीजांड जिस भाग से अंडाशय से जुड़ा होता है उसको बीजांडवृंत कहते हैं। और बीजांडवृंत और बीजांड जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर जुड़ते हैं उस बिंदु को बोला जाता है हाइलम बोला जाता है, उस बिंदु को हाइलम बोला जाता है। अब ये जो दो होते हैं ये आवरण होते हैं और इनको बोला जाता है अध्यावरण। जो बाहर का आवरण होता है वो बाह्य आवरण होता है, उसको हम बोलते हैं बाह्य आवरण। और जो अंदर का आवरण होता है उसको हम बोलते हैं अंत्य आवरण, उसको बोला जाता है अंत्य आवरण, उसको बोला जाता है अंत्य आवरण। अंत्य आवरण के अंदर, जिसके अंदर ये जो भ्रूणकोश होता है, ये क्या होता है? भ्रूणकोश होता है। जिस भाग में भ्रूणकोश धसा हुआ रहता है उस भाग को हम बोलते हैं बीजांडकाय बोलते हैं, उस भाग को हम बोलते हैं बीजांडकाय। और ये जो बीजांडकाय है वो ही भ्रूणकोश के लिए पोषण का कार्य करता है। कुछ में ये पूरा उपयोग कर लिया जाता है और कुछ में ये जो बीजांडकाय है वो शेष रह जाता है, बीजांडकाय है वो शेष रह जाता है। जिस जो बीजांडकाय शेष रहता है उसको ही हम परिभ्रूणपोष कहते हैं, परिभ्रूणपोष कहते हैं। और जो इसका एग्जाम्पल है वो होता है काली मिर्च होता है, इसका एग्जाम्पल काली मिर्च और चुकंदर होता है, काली मिर्च और चुकंदर होता है। याद रखेंगे बीजांडकाय पोषण का कार्य करता है भ्रूणकोश के लिए। कुछ पादपों में उपयोग कर लिया जाता है, कुछ पादपों में शेष रह जाता है। जो बीजांडकाय शेष रहता है, शेष बीजांडकाय को ही हम परिभ्रूणपोष कहते हैं, जो कि काली मिर्च और चुकंदर इसके एग्जाम्पल है। अब भ्रूणकोश के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे ही। उसके अलावा मैं बात करूँ तो जहाँ पर ये आवरण अनुपस्थित होते हैं उस भाग को बोला जाता है बीजांड द्वार, उस भाग को बोला जाता है बीजांड द्वार बोला जाता है, उस भाग को बीजांड द्वार बोला जाता है। और बीजांड द्वार के विपरीत वाला जो भाग होता है उसको बोला जाता है कैलेजा, उसको बोला जाता है कैलेजा। हिंदी में बोलो तो उसको बोला जाता है निभाग बोला जाता है, निभाग बोला जाता है। तो ये है बीजांड की संरचना। तो बीजांडवृंत अंडाशय से जिस भाग से जुड़ा होता है बीजांडवृंत कहते हैं, बीजांडवृंत। और बीजांड जिस पॉइंट पर जुड़ते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है हाइलम। दो आवरण होते हैं, बाहर का आवरण होता है वो बाह्य आवरण, अंतर का आवरण होता है उसको बोलते हैं अंत्य आवरण। दोनों सुरक्षा का कार्य करते हैं। जिस भाग पर ये आवरण अनुपस्थित होते हैं उस भाग को बोला जाता है बीजांड द्वार बोला जाता है। अब जिसके अंदर भ्रूणकोश धसा हुआ रहता है उस भाग को बोलते हैं बीजांडकाय। बीजांडकाय पोषण का कार्य करता है भ्रूणकोश के लिए और कुछ में उपयोग कर लिया जाता है, कुछ पादपों में शेष रहता है। जो शेष बीजांडकाय उसी को हम बोलते हैं परिभ्रूणपोष, जैसे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे काली मिर्च और चुकंदर। आगे हम बात करेंगे गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। आगे हम बात करेंगे गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से, गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से, गुरु बीजाणु या भ्रूणकोश है उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और वही 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, वही 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। और इन 4 गुरु बीजाणुओं में से, इन 4 गुरु बीजाणुओं में से जो 3 होते हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं, 3 होते हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु है वो क्रियाशील बना रहता है, एक गुरु बीजाणु है वो क्रियाशील बना रहता है। और इस क्रियाशील गुरु बीजाणु से ही हमारा पूरा का पूरा भ्रूणकोश का निर्माण होगा या पूरा का पूरा परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं जिसमें से 3 तो नष्ट हो जाते हैं, एक क्या रहता है? क्रियाशील रहता है। और इस क्रियाशील गुरु बीजाणु से ही भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद। इस भ्रूणकोश को हम मादा युग्मकोद्भिद भी बोलते हैं। तो हम हेडिंग लिखा देते हैं मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, फीमेल गैमेटोफाइट। अब एक जो कि क्रियाशील गुरु बीजाणु है, क्रियाशील गुरु बीजाणु, क्रियाशील गुरु बीजाणु। अब आगे इस क्रियाशील गुरु बीजाणु क्या होगा? तो समसूत्री विभाजन होंगे, आगे से आगे क्या होंगे? समसूत्री विभाजन होंगे। और ध्यान रखना यहाँ पर केवल केंद्रक का विभाजन होगा, केवल केंद्रक का विभाजन होगा, यहाँ पर कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा। तो इसमें समसूत्री विभाजन होगा, इसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। जब समसूत्री विभाजन होगा तो एक
केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाएंगे, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाएंगे। ठीक है, आगे इसमें भी समसूत्री विभाजन होगा, इसमें भी समसूत्री विभाजन होगा तो 2 केंद्रक से 4 केंद्रक बन जाएंगे। आगे इसमें और समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन होगा तो 4 केंद्रक से 8 केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा, 4 केंद्रक से 8 केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। आगे क्या होगा तो एक केंद्रक ऊपर की ओर से और एक केंद्रक नीचे की ओर से निकलकर बीच में आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे और आगे हो जाएगा कोशिका भित्ति निर्माण, कोशिका भित्ति निर्माण हो जाएगा। आगे कोशिका भित्ति निर्माण होगा, कोशिका भित्ति निर्माण होगा, कोशिका भित्ति निर्माण होगा। इस सेल की भी कोशिका भित्ति बन जाएगी, इस सेल की भी कोशिका भित्ति बन जाएगी, इस सेल की भी कोशिका भित्ति बन जाएगी, इसकी भी बन जाएगी, इसकी भी बन जाएगी और इसकी ऑलरेडी है। और ये हमारा क्या है, एक भ्रूण कोश है, यहाँ एक परिपक्व मादा युग्म कोशबीज है। इस परिपक्व मादा युग्म कोशबीज में क्या क्या है तो हम देख लेते हैं। ये वाली जो कोशिका है ये केंद्रीय कोशिका होती है, केंद्रीय कोशिका होती है, केंद्रीय कोशिका होती है। ऊपर की ओर जो तीनों कोशिका होती है इनको हम निभाग की ओर जो तीनों कोशिका होती है इसको बोलते हैं हम प्रतिमुखी कोशिका, इसको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका, जो कि संख्या में 3 होती है। केंद्रीय कोशिका संख्या में 1 होती है। और नीचे वाली जो 3 कोशिका होती है जिसमें से एक तो अंड कोशिका होती है, एक तो अंड कोशिका होती है और जो 2 कोशिका होती है वो सहायक कोशिका होती है, सहायक कोशिका होती है, सहायक कोशिका होती है। और इन तीनों कोशिका को मिलाकर अंड समुच्चय बोला जाता है, अंड समुच्चय बोला जाता है, अंड समुच्चय बोला जाता है। और अंड समुच्चय में 3 कोशिकाएं होती है। और ये दोनों बीच में केंद्रक देख रहे हैं, इसको बोला जाता है, जो 2 होते हैं पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है, पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है। अर्थात मैं बात करूं कि एक परिपक्व मादा युग्म कोशबीज में क्या है तो परिपक्व एक मादा युग्म कोशबीज में 8 तो केंद्रक है, 8 केंद्रक है, 3 केंद्रक है, 3 केंद्रक है 6 और 2 केंद्रक, बीच में 8 केंद्रक है। और इसमें 7 कोशिका है, 7 कोशिका है, 3 कोशिका है, 3 कोशिका ऊपर वाली और 1 कोशिका बीच की केंद्रीय कोशिका। उसके अलावा इस सहायक कोशिका में कुछ अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं, कुछ अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं और इसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। और ये क्या करते हैं तो आगे जब पराग नली इसके अंदर आएगी तो ये पराग नली को दिशा निर्देश देने का कार्य करते हैं। तो यह था हमारा स्त्री केसर के बारे में हो गया, हमने बीजाणु की संरचना पढ़ ली और हमने भ्रूण कोश या एक परिपक्व मादा युग्म कोशबीज के बारे में पढ़ लिया। आगे हमारा टॉपिक है परागण है, परागण। आगे हम पढ़ेंगे परागण। परागण, पॉलिनेशन। आगे हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है भाई पॉलिनेशन तो एक तरफ हमारा नर युग्मक बन गया है और एक तरफ हमारा मादा युग्मक बन गया है। तो जो नर युग्मक है वो परागकोश से निकलेगा, तो जो यहाँ हम परागकणों की बात करें, परागकणों का परागकोश से निकलकर, परागकणों का परागकोश से निकलकर कहाँ पर पहुँचते हैं तो जायांग के वर्तिकाग्र पर। तो परागकण है वो परागकोश से निकलते हैं, परागकोश से निकलकर, परागकोश से निकलकर, परागकोश से निकलकर जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं और इस घटना को बोला जाता है परागण बोला जाता है, परागण बोला जाता है। ठीक है, ये जो परागण है वो 3 प्रकार का होता है, परागण है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है सवयुग्मन, सवयुग्मन या इसको बोला जाता है ऑटोगैमी, इसको बोला जाता है ऑटोगैमी। दूसरा होता है सजात पुष्पीकरण, सजात पुष्पीकरण। और जो तीसरा होता है वो होता है परनिषेचन, परनिषेचन, परनिषेचन। इसको स्वपरागण भी कहते हैं, इसको परपरागण भी कहते हैं। तो हमारा जो परागण है वो 3 प्रकार का होता है। मैं समझा दूं आपको, सवयुग्मन क्या है, सवयुग्मन किसे कहते हैं तो एक ही पादप है और एक ही पादप के एक पुष्पक के अंदर होने वाला परागण। परागण का मतलब समझ गया, परागण का मतलब क्या है तो परागकण है वो परागकोश से निकलेंगे और
जायन के वर्तिका ग्रह तक पहुँचेंगे। यदि वो एक ही पुष्प के अंदर प्रक्रिया हो रही है तब हम उसको बोलेंगे, एक ही पादप के एक ही पुष्प के अंदर ये प्रक्रिया हो रही है तब हम उसको बोलेंगे स्वयुग्मन। और यदि एक ही पादप है, एक ही पादप है और एक पादप के दो अलग अलग पुष्प है, एक पादप के दो अलग अलग पुष्प है, एक पादप के दो अलग अलग पुष्पों के बीच में ये परागण की प्रक्रिया होती है, उसको हम बोलते हैं सजात पुष्पीकरण। ये आनुवंशिक रूप से ध्यान रखना, ये आनुवंशिक रूप से स्वपरागण या स्वयुग्मन होता है। स्वपरागण ये स्वयुग्मन होता है क्योंकि एक ही पादप पर पुष्प लगे हुए हैं तो वो आनुवंशिकी रूप से समान होंगे। और यदि हम इसको पारिस्थितिकी रूप से देखें, इकोलॉजिकली देखें, तो ये परनिषेचन होगा। क्यों? क्योंकि परनिषेचन में कारक की आवश्यकता पड़ती है, एजेंट की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें भी एजेंट की आवश्यकता होगी, तब हम इसको क्या बोलेंगे कि पारिस्थितिक रूप से कैसा है, तो पारिस्थितिक रूप से ये परनिषेचन है, परपरागण है। और परनिषेचन अब जानते हो, दो अलग अलग, एक ही जाति के दो अलग अलग पादपों के दो अलग अलग पुष्पों के बीच में होने वाला परागण क्या कहलाता है? परनिषेचन। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। स्वयुग्मन एक ही पादप के एक ही पुष्प के अंदर होने वाला, सजात पुष्पीकरण एक पादप के दो अलग अलग पुष्पों के बीच में होने वाला, और परनिषेचन दो अलग अलग पादपों के दो अलग अलग पुष्पों के बीच में होने वाला जो परागण होता है वो उसको कहते हैं परनिषेचन। अब कुछ हम और बातें देख ले, जिससे स्वयुग्मन के लिए स्वयुग्मन हेतु अनुकूलन, स्वयुग्मन हेतु अनुकूलन कौन कौन सी विधियों में स्वयुग्मन होता है? तो पहली विधि है द्विलिंगिता, अर्थात पुष्पों का द्विलिंगी होना, पुष्पों का द्विलिंगी होना। पुष्प द्विलिंगी, कभी भी ध्यान रखना, एक लिंगी पुष्प होते हैं वहाँ पर कभी भी स्वयुग्मन नहीं हो सकता। यदि पुष्प द्विलिंगी है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सभी द्विलिंगी पुष्पों में स्वयुग्मन होता है, लेकिन स्वयुग्मन होने के लिए पुष्पों का द्विलिंगी होना जरूरी है। मैं एक और घटना आपके सामने लिखता हूँ, क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी या इसको कहते हैं उन्मिलता, उन्मिलता। अब उन्मिलता का मतलब यह होता है कि ऐसे पुष्प जो कभी खिलते नहीं है, जो कभी खिलते नहीं है, ऐसे पुष्पों में हमेशा और हमेशा क्या होता है? तो स्वपरागण होता है। उन्मिलता ध्यान रखोगे, ऐसे पुष्प जो कभी खिलते नहीं है, ऐसे पुष्पों में हमेशा स्वयुग्मन होता है। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वायोला ऑक्जेलिस, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कोमेलाइना। ठीक है, तो उन्मिलता का मतलब क्या होता है? ऐसे पुष्प जो कभी खिलते नहीं और जो कभी नहीं खिलते, ऐसे पुष्पों में हमेशा स्वयुग्मन होता है। और इसके एग्जाम्पल है वायोला ऑक्जेलिस और कोमेलाइना। अब कोमेलाइना में दोनों प्रकार के पुष्प होते हैं। एक तो ऐसे पुष्प होते हैं जो भूमिगत होते हैं, और जो भूमि के अंदर पुष्प होते हैं वो कभी खिलते नहीं, बंद रहते हैं। ऐसे पुष्पों को बोला जाता है उन्मिल पुष्प। ऐसे पुष्पों को बोला जाता है ऐसे पुष्पों को बोला जाता है अनुन्मिल पुष्प बोला जाता है। और एक इसके वायवीय भाग में होते हैं, एक पुष्प ये वायवीय भाग में होते हैं, और वायवीय भाग में होते हैं सामान्य पुष्प होते हैं जो कि खिलते हैं। ऐसे पुष्पों को बोला जाता है उन्मिल पुष्प। ऐसे पुष्पों को बोला जाता है उन्मिल पुष्प, अर्थात कोमेलाइना में दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, इसको हम उन्मिलता नहीं बोलेंगे, इसको हम अनुन्मिलता बोलेंगे, अनुन्मिलता, इसको बोलेंगे हम अनुन्मिलता। अनुन्मिलता क्या मतलब होता है? ऐसे पुष्प जो कभी खिलते नहीं, ऐसे पुष्पों को अनुन्मिलता बोला जाता है, जैसे वायोला ऑक्जेलिस और कोमेलाइना। और इस कोमेलाइना में दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक तो भूमिगत पुष्प होते हैं जो कि अनुन्मिल होते हैं, जो कि कभी खिलते नहीं है, और एक इसके वायवीय भाग में पाए जाते हैं जो कि उन्मिल होते हैं। याद रहे कोमेलाइना एग्जाम्पल। आगे हम देखेंगे परागण के कारक देखेंगे। आगे हम परागण के कारक देखेंगे। तो परागण के कारक, आगे हम देखेंगे परागण के कारक। परागण के कारक, तो परागण के कारक की मैं बात करूं तो परागण के कारक दो प्रकार के होते हैं। एक तो अजैविक कारक होते हैं, और दूसरे होते हैं वो जैविक कारक होते हैं। तो एक तो अजैविक कारक होते हैं और दूसरे जैविक कारक होते हैं। इस अजैविक कारक में दो आते हैं, एक तो जल आता है और एक वायु आता है।
एक जल आता है और एक वायु आता है, और इसमें सब एनिमल एजेंट आते हैं। इसके अंतर्गत सब एनिमल एजेंट आते हैं, इसके अंतर्गत सब एनिमल एजेंट आते हैं। अब मैं इन दोनों की बात करूँ, अजैविक कारक द्वारा परागण बहुत ही कम होता है और जैविक कारकों द्वारा परागण बहुत ही अधिक होता है। इस दोनों की मैं बात करूँ तो जल के द्वारा बहुत ही कम परागण होता है, रेयर परागण होता है। आज तक ऐसे 30 वंश ही खोजे गए हैं जिसमें जल के द्वारा परागण होता है, जैसे हाइड्रीला, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हाइड्रीला, वेलेसिनेरिया, इनमें जो परागण है वेलेसिनेरिया, इनमें परागण जल के द्वारा होता है, इनमें परागण जल के द्वारा होता है। इस वेलेसिनेरिया की बात करूं तो इसमें जो मादा है वो बाहर निकल जाती है और जो परागण है वो भी बाहर निकल जाते हैं, और बाहर जो परागण होते हैं वो तैरकर मादा के पास पहुंचते हैं और इसमें जल के द्वारा परागण होता है। इसी प्रकार हाइड्रीला में भी जल के द्वारा परागण होता है। दो मैं एग्जाम्पल और बताऊं तो जलकुंभी व वाटर लिली, जलकुंभी व वाटर लिली, ये दो पौधे हैं, ये दो पौधे जल के पौधे हैं, लेकिन इनमें जल के द्वारा परागण नहीं होता, इनमें कीट परागण होता है, इन दोनों में कीट परागण। तो जल परागण की बात करो तो जल परागण बहुत ही कम होता है। आज तक ऐसे 30 ही वंश खोजे गए जिसमें जल के द्वारा परागण होता है, जैसे हाइड्रीला और वेलेसिनेरिया। जलकुंभी और वाटर लिली दो जल के पौधे हैं, लेकिन इनमें जल के द्वारा परागण नहीं होता। मैं वायु की बात करूं तो वायु में भी परागण कम ही होता, लेकिन वायु में जिस पादपों में वायु द्वारा परागण होता है वो उसके जो पुष्प होते हैं वो गंधहीन होते हैं, और इसके जो परागकण होते हैं वो चिपचिपे होते हैं और हल्के होते हैं, हल्के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा संख्या में बनते हैं, ताकि कुछ परागकण तो भाई वर्तिका ग्रह तक पहुँचे, क्योंकि ये बहुत ही रेयर है। हवा के साथ उड़ेंगे परागकण, बहुत कम चांस होते हैं कि वहाँ कुछ परागकण वर्तिका ग्रह तक पहुँचे, इसलिए इसके जो परागकण होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, हल्के होते हैं, संख्या में बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, और ये घासों में सर्वथा मान्य है। तो वायु द्वारा जो परागण है वो सबसे ज़्यादा घासों में होता है, और बाकी सभी पौधों में जैविक कारक के द्वारा परागण होता है। इसमें कीट है कि सबसे ज़्यादा कीटों के द्वारा ही परागण होता है, जिसमें मधुमक्खी वगैरह आ गई। बाकी पक्षी के द्वारा परागण होता है, पक्षियों के द्वारा भी परागण होता है। उसके अलावा गुंजन पक्षी है, इनके द्वारा परागण होता है। एक जो हुक्का नाम का जो पादप होता है, इसमें बर के द्वारा परागण होता है, बर पक्षी के द्वारा परागण होता है। अब जिसमें कीटों के द्वारा परागण होता है उसमें जो पुष्प होते हैं वो बहुत ही आकर्षक होते हैं, रंगीन होते हैं, और इनमें मकरंद ग्रंथियां पाई जाती है, ताकि इनसे आकर्षित होकर जो कीट है वो पुष्पों पर आए बैठे और इनमें परागण की क्रिया को संपन्न कर सके। तो मेरे ख्याल से याद परागण के कारक आपको क्लियर होंगे। आगे हम पढ़ेंगे बहिप्रजनन युक्तियाँ। नेक्स्ट अपना टॉपिक है बहिप्रजनन युक्तियाँ। बहिप्रजनन युक्तियाँ। अब बहिप्रजनन युक्तियों का क्या मतलब है? तो कुछ ऐसी युक्तियाँ जो कि स्वपरागण को रोकती है। तो स्वपरागण को कौन कौन सी युक्तियाँ रोक सकती है? तो यदि पुष्प एक लिंगी है, पुष्प कैसे है? एक लिंगी है, तो एक लिंगी पुष्पों में मैंने पहले ही बता दिया कभी स्वपरागण नहीं हो सकता, तो ये एक बहिप्रजनन युक्ति है। दूसरी असमकाल पक्वता, यदि पुष्प द्विलिंगी है लेकिन उसमें समकाल पक्वता नहीं, असमकाल पक्वता, अर्थात नर तथा मादा अलग अलग समय में परिपक्व हो रहे हैं, तो वहां पर भी स्वपरागण नहीं हो सकता। तो स्वपरागण नहीं होगा तो वहां पर हमेशा परपरागण होगा। तीसरी जो विधि है वो है स्वबंध्यता। अब स्वबंध्यता का मतलब होता है इसमें या तो नर या मादा, इन दोनों में से कोई एक बंध्य है तो वहां पर भी स्वपरागण नहीं होगा, और कौन सा परागण हो जाएगा? परपरागण हो जाएगा। जो चौथी विधि है वो होती है हर्कोगेमी का क्या मतलब होता है? तो हर्कोगेमी का
मतलब ये होता है कि यदि नर तथा मादा के बीच में कोई बैरियर आ जाए, कोई अवरोध हो जाए, तो वहाँ पर भी स्वपरागण नहीं होगा। तो ये कुछ बहिप्रजनन युक्तियाँ, मतलब पुष्प एक लिंगी है तो स्वपरागण नहीं हो सकता, द्विलिंगी है लेकिन उसमें असमकाल पक्वता है तब भी स्वपरागण नहीं हो सकता, यदि उनमें स्वबंध्यता है तब भी उसमें स्वपरागण नहीं होगा, और अर्कोगै में कुछ बीच में बैरियर है, कुछ अवरोध है, तो वहाँ पर भी स्वपरागण